बच्चों हम सीक्वेंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने पता नहीं कौन से नंबर की वीडियो है ये, जो भी है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस। देखिए वैसे तो हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी सी समझने वाली बात होती है कि डेफिनेशन होती क्या है लिमिट की, वरना लिमिट तो कोई भी निकाल देगा। मान लो एन बराबर दिया है n+1/2n+5, बताइए इसकी लिमिट कितनी आएगी n टेंड्स टू इंफिनिटी पर, तो एकदम डायरेक्ट बोल दें हम 1/2 आएगी। लेकिन इस 1/2 इस लिमिट का और एसन का आपस में संबंध क्या है, जो हम लिमिट बोलते हैं 1/2 वो है क्या, तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने कहा मान लो कोई सीक्वेंस an है या एसन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उस सीक्वेंस की लिमिट कितनी है l है, तो l का और an का ये संबंध है जो यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब है सीक्वेंस के an का मतलब उस सीक्वेंस का nवां टर्म। तो ये सीक्वेंस का जो nवां टर्म है, यदि l को घटाओगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, ठीक है। लेकिन ये बात सभी n के लिए सही नहीं है। n की वैल्यू किसी एक पॉजिटिव इंटीजर से ग्रेटर होगा। m का मतलब यहां लिखा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब मैं समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा, तब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए कोई सीक्वेंस तुम्हें a में लिख दूं, कोई सीक्वेंस तुम्हें an बराबर ये दी है 1/n, जिसे हम खूब यूज कर चुके हैं, उसका nवां टर्म दिया है। तो बता सकते हो इसमें पहला टर्म क्या है इस सीक्वेंस का, एक मिनट के लिए। हाँ, इसका पहला टर्म है 1, सेकंड टर्म कौन है 1/2, थर्ड टर्म 1/3। बहुत बढ़िया, ये रहा। और तुम ये भी जानते हो कि इसकी लिमिट निकाली जाए तो वो 0 आएगी। अगर कोई तुमसे कहे कि भी n की लिमिट निकालिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और यहाँ पर 1/n, तो 0 आएगी। तो 0 एक मिनट के लिए l है ऊपर वाली डेफिनेशन के अनुसार, जो ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई है। यहाँ मैंने कहा, यहाँ पर देखो कोई सीक्वेंस an है रियल नंबर्स की, और एक रियल नंबर l है, तो रियल नंबर l को क्या बोलते हैं, लिमिट कहते हैं इस सीक्वेंस an की। अगर प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए क्या है, एप्सिलॉन तुम कुछ भी लेना, हर एप्सिलॉन के लिए एक तुम पॉजिटिव इंटीजर ऐसा ढूंढ देते हो m सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन के और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के। इस कंडीशन का क्या मतलब है वो समझाना चाह रहा हूं मैं। तो इस डेफिनेशन के अनुसार फिर मैंने लिखा है यहाँ पर, इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख देते हैं, वी कैन राइट कि an की लिमिट कितनी आ गई, l आ गई। तो ये an और l में रिलेशन है, ये क्या होगा इसका मतलब वही समझा रहा हूं मैं इस एग्जांपल से। तो मतलब l का मतलब यहाँ पर 0 से है। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं इस डेफिनेशन के अनुसार। तो डेफिनेशन कहती है कि भाई an माइनस एल करो, या कह दीजिए 1/n-0 करो, तो इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए एप्सिलॉन से, वहन n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m क्या है यहाँ पर, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो तुम्हें यहाँ पर m की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि m की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। फिर सुन लीजिए, पहले एक मिनट के लिए मैं एसन को यहां दिखा लूं, इस सीक्वेंस को। पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म 1/2, फिर तीसरा टर्म 1/3 इधर होगा। कुल मिला के 0 से इधर नहीं जाने कोई भी। इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं अनंत तक पहुंच जाइए, वो सारे के सारे 0 और 1 के बीच में ही रहेंगे, 0 भी नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि नेचुरल नंबर बढ़ते हैं हम 1 2 3 4 5, इनबिट तो कभी बढ़ते नहीं। ठीक, अब हम ये इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं ये वो सुनो ध्यान से। मान लो इस कंडीशन को मैं चेक करना चाहता हूं कि कंडीशन वास्तव में इसमें लग रही है नहीं लग रही। एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने एक मिनट के लिए 1/10 ले ली। क्या ले ली, 1/10 यहां पर। तो मुझे बताना m क्या हुआ होगा, सोचो। तो यहां पर क्यों कुल मिला के क्या आ गया 1/n माइनस के 0 और लेस देन क्या 1/10। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस सीक्वेंस के कौन कौन से पद ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 0 से 1/10 से कम आएगा। क्या सारे पद हैं या कुछ पद हैं जिनका डिफरेंस 1/n सीक्वेंस के पद में से घटाएं किसको, 0 को, और वो 1/10 से कम आए। तो वे कौन कौन से पद हैं ये देखना चाह रहे हैं हम। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर यहां पर तुम ये आ गया 1/10, कुल मिला के 1/10, तो बताओ n की वैल्यू क्या 1 2 3 होगी, नहीं। अगर तुमने n की वैल्यू 1 रख ली तो गलत हो जाएगा, तो n की वैल्यू 2 रख ली तो गलत हो जाएगा। तो n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, n की वैल्यू 100%, हाँ 10 या 10 से बड़ी होनी चाहिए, 10 भी नहीं होनी चाहिए, 10 से बड़ी होनी चाहिए, या क्या कहते हैं 11 होनी चाहिए, 11 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब तुमने m की वैल्यू क्या बताई यहाँ पर 11। हम कह रहे हैं कि भाई n सॉरी
एक मिनट यहां पर m, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस सीक्वेंस का mवा पद, m का मतलब 11, 11वां टर्म, 12वां टर्म, 13वां टर्म, बाकी जितने भी टर्म्स है सारे के सारे कोई भी टर्म लीजिए तो उनका डिफरेंस 0 में से करोगे तो 100% वो 1/10 से कम ही आएगा। अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मुश्किल होता है हल्का समझना, फिर समझा देता हूं। देखिए वैसे तो क्वेश्चन करने में नहीं निकल जाएंगे हम 2 सेकंड में कि क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर सुन लीजिए। देखिए इस डेफिनेशन में क्या कहा गया, इस डेफिनेशन को सही से समझो। ये कह रहा कि किसी सीक्वेंस का ये एसएन लिखा और माइनस एल का, जिसको हम लिमिट करें एल को, तो एसएन माइनस एल या एएन माइनस एल की वैल्यू एप्सिलॉन से कम है, तो तुम्हें यहां पर एम ढूंढना होता है कि भाई कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो सीक्वेंस के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां पर n की वैल्यू 4 और n ही लिखे, ना 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 ना, उसने कहा n की वैल्यू किसी पॉजिटिव इंटीजर से बड़ी या बराबर होगी। अब m की वैल्यू बतानी तो मैं m की वैल्यू क्या ली जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। अब जैसे कि तुमने यहां पर an का मतलब 1/n डाला और -0 करा, हम ये देखना चाहते हैं इस सीक्वेंस की लिमिट 0 क्यों आती है, तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल क्या होना चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो तुम्हें m बताना पड़ेगा। m का मतलब m की एलसी वैल्यू बताइए जो यहां पर रखा है, ये बात सही हो जाए। ठीक है, तुमने कहा अभी थोड़ी देर पहले एप्सिलॉन की वैल्यू 1/10 लीजिए, इसका मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो 1/n - 0 और लेस देन क्या 1/10, तो तुम्हें क्या सारे पद इस सीक्वेंस के ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो एक पद 1 भी है। ठीक है, अगर मैंने m की जगह 1 डाल दिया, मतलब n की वैल्यू मैंने 1 1 से स्टार्ट करी, n की वैल्यू 1 1 से स्टार्ट करी, तो इसका मतलब पहला पद तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि S1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू तो 1 है, और 1 में से तुम 0 कम करोगे और वो क्या 1/10 से कम आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आने का, ये तो 1/10 से बड़ा होगा। तो हम कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो यहां से स्टार्ट होगी A11 से 1/11, और फिर A12 कितना आ जाएगा 1/12। ये जो बाद वाले टर्म है ये सारे के सारे 100% इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब सीक्वेंस के एक नंबर तुम्हें ऐसा बताना उसके बाद के सारे ही टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। थोड़ा सा आराम कर लें, आराम करने का मतलब अभी थोड़ा आगे बढ़ लें, फिर बात करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी बताऊंगा मैं। पहले यहाँ पे डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। ठीक है, एक सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू ए नंबर L, L लिखा है यहाँ पर, इफ अगर उस सीक्वेंस के Sn की लिमिट निकालें तो वो कैसे आनी चाहिए L, और L का मतलब वो फाइनाइट यूनिक होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझा देता हूँ। कोई भी सीक्वेंस तुम्हें दी गई है, कोई भी सीक्वेंस, इसका मतलब इसमें S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा, डॉट 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 डॉट, तो वो कह रहा है बस तुम्हें कुछ नहीं करना, उस सीक्वेंस के एंडवे टर्म की लिमिट निकालनी है और वो एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। यदि वो फाइनाइट यूनिक है तो वो सीक्वेंस 100% कन्वर्जेंट है। अब ये क्या देखना चाह रहा है इसमें कन्वर्जेंट में, सोचो n की वैल्यू 1 रखे हैं तो पहला पद, n की वैल्यू 2 रखे हैं तो दूसरा पद की बात कर रहा होगा, n की वैल्यू 3 रखे हैं तो तीसरे पद की, लेकिन उसने तो कहा n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो, इस सीक्वेंस के अनंतवें पद की, बहुत दूर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएं तो जो अनंत लास्ट में पद आएगा, लास्ट में तो कोई होगा नहीं, अनंतवा पद जो होगा n की जगह इंफिनिटी रख दें, तो बताइए वो जो टर्म्स है वो टर्म जो है वो क्या फाइनाइट यूनिक आएगा। यदि फाइनाइट यूनिक आता है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और यदि वो प्लस इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा तो वो डाइवर्जेंट है। एक मिनट, एक एग्जांपल ले दूं पहले, उसे समझने की कोशिश करता हूं तुम्हें। लिमिट ने काम बेकार कर दिया। ये एक मैंने सीक्वेंस ली, इसका फर्स्ट टर्म क्या है S2 2 का स्क्वायर, S3, बता सकते हो कि हम ऐसे ही बढ़ते जाएं तो ये सारे टर्म्स जो हैं किस नंबर की ओर भाग रहे हैं, किसी निश्चित नंबर की ओर भाग रहे हैं या बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ये यही कह रहा कि अगर किसी निश्चित नंबर की ओर जा रहे हो, Sn का मतलब nवा टर्म, उस सीक्वेंस का nवा टर्म, और n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या, S टेंड टू इंफिनिटी का मतलब है इसका अनंतवा टर्म, बहुत दूर जाकर टर्म जो बनेगा, तो वो टर्म किसी निश्चित नंबर की ओर जा रहा है या इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो ये सीक्वेंस फिर डाइवर्ज हो रही है।
तुमने देखा होगा जब डाइवर्जेंट का मतलब मैंने उस दिन समझाया था, ऐसा फैल जाना, और कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना। ये लेंस गलत बता दिया मैंने, ये बनेगा यहाँ पर। तो इसमें होता है इस टाइप का, ये डाइवर्ज हो जाना, वो हाँ ये कन्वर्ज हो जाना, और ये होता है डाइवर्ज हो जाना। तो यदि फैलते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो डाइवर्जेंट है, और किसी निश्चित नंबर की हो जाता है वो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो कहलाएगा कन्वर्जेंट। तो ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा था मैं, ये मैंने एग्जाम्पल तो ली मैंने डाइवर्जेंट की, लेकिन डाइवर्जेंट की मैंने डेफिनेशन बताई भी नहीं अभी। तो एक मैंने अभी जो डेफिनेशन ली थी उसी की बात करता हूं मैं। सीक्वेंस Sn बराबर 1/n की बात करेंगे। चलो बताओ, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? पहला पद इसका 1/n, वैसे देखो डेफिनेशन से अभी सिंपल, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। ये बताइए बढ़ते बढ़ते जाएंगे, अगर हम कितना भी आगे बढ़ जाएं तो क्या अनंत की ओर जाएंगे, इन्फिनिटी की ओर? नहीं, एक निश्चित नंबर की ओर जाएंगे। अब वो नंबर क्या होगा? 0 होगा। एक बार को मैं तुम्हें ऐसा समझाता हूं, मान लीजिए मैं इधर को तो नेचुरल नंबर है 1 2 3, और इधर को मैं दिखाऊंगा Sn इस सीक्वेंस के टर्म्स, ठीक? जैसे n इक्वल टू 1 होता है, तो इस सीक्वेंस का पहला टर्म कितना है? 1 1 तो आया, ये ऊंचाई S1 है, और S1 की वैल्यू 1 है। 1 रखने पर हमने देखा इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 1 आ रहा, तो ये ऊंचाई से मतलब है इस सीक्वेंस का पहला टर्म ये है, ये ऊंचाई 2 पर आ जाएगा, आधा हो जाएगा, ये ऊंचाई 1/2 हो जाएगी, ठीक है? 3 पर 1/3 और कम हो जाएगी, 1/3, ये 1/3 हो गई। 4 पर और कम हो जाएगी, 1/4। ऐसे करते जाऊंगा मैं, ऐसे करते जाऊंगा, तो ये जो ऊंचाई है ये कम होती हुई चली जाएंगी, लेकिन किस तरफ को जा रही है? कम होते होते थे 0 की ओर जा रही है। तो ये जो है हमारा क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन किस नंबर की ओर हो रहा है? 0 की ओर। आगे बात समझ में? और देखिए, अगर मान लीजिए मैं तुमसे कहूं कि भाई ये सीक्वेंस है हमारी, Sn इक्वल टू है, या इसमें डाल देता हूं, Sn की वैल्यू मैंने डाल दी n+1। ये इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म बताओ, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर डॉट 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 डॉट। अब देखना इसके अंदर n की वैल्यू 1 रखी, तो S1 की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, 2 तो आई, तो ये ऊंचाई 2 है। 2 रखने पे कितनी आई? 3 आई, बढ़ गई ना, ये 3। 4 रखने पे क्या, 3 रखने पे क्या आ गया? 4 आ गई, और बढ़ गई, ये ऊंचाई 4 हो गई। ध्यान रखना ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो सोचिए जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, तो क्या ये जो ऊंचाई खंबे लगाए जा रहे हैं, इनकी जो लंबाई है क्या निश्चित आएगी? नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो इनकी लंबाई बहुत बड़ी होती जाएगी। तो ये डाइवर्ज हो रही है। अब किधर को डाइवर्ज हो रही है? प्लस इन्फिनिटी की ओर। ऊपर को प्लस इन्फिनिटी, नीचे को माइनस इन्फिनिटी। तो ये डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं तुम्हें। मान लीजिए तुम्हारे सामने एग्जाम्पल ऐसी आ गई, नमस्ते गुड़िया, नमस्ते गुड़िया, -n-1, ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म बताइए क्या आएगा? S1, बहुत बढ़िया, S2 -3, S3 -4, ऐसे ही हम करते हुए जाएंगे। अब तुम्हें क्या लग रहा है, जैसे हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो किसी निश्चित नंबर को भाग रहे हैं या इनफाइनाइट की तरफ को भाग रहे हैं? इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देना, ये हम इधर को n दिखाएंगे और ऊपर को दिखाएंगे हम Sn, सीक्वेंस के टर्म दिखाएंगे, ठीक है? मतलब इसे y मान लो और इसको x मान लो। n की वैल्यू 1 रखने पर -2 आया, तो यहां 1 है, तो -2 आया, तो -2 ऊपर दिखाया जाएगा नीचे दिखाया जाएगा? नीचे दिखाया जाएगा। ये डिस्टेंस -2 है, यही हमारा S1 है, ठीक है? यहां तक S1 हो गया। अब S2 2 रखने पर आ गया -3, ये तो ये वाली डिस्टेंस होगी 3, कहने का मतलब S2 की वैल्यू, ठीक? 3 रखने पर और नीचे को जाएगी, -4 हो गई, नहीं हो रही 3 रखने पर। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये वैल्यू किधर को जा रही है? एक निश्चित नंबर की ओर या इनफाइनाइट की ओर? लेकिन माइनस इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि ऊपर होता है प्लस इन्फिनिटी, तो नीचे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये सीक्वेंस कहलाएगी डाइवर्ज हो रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन कहां को? माइनस इन्फिनिटी, नीचे की ओर। तो माइनस उसकी डायरेक्शन बता रहा है, नीचे की ओर जा रही है, ये डाइवर्ज होती जा रही है तो बढ़ ही रही है, अब भी बढ़ रही है, लेकिन नीचे की ओर। माइनस तो नेगेटिव साइन, तो डायरेक्शन शो करता है यहां पर, सही है? और देखिए
अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है, इस सीक्वेंस की बात करिए, एक सीक्वेंस है एस एन इक्वल टू -1 की पावर एन, ये सीक्वेंस है। करिए, पहला टर्म -1, दूसरा टर्म +1, तीसरा टर्म -1, चौथा टर्म +1, ऐसे ही करते हुए चले जाओगे। जरा इसे दिखाना, अब इधर को एन दिखाना है, ऊपर को एस एन दिखाना है। चलो बताओ, तुमने जैसे ही 1 रखा तो सीक्वेंस का टर्म क्या आया, S1 कितना आया, -1, तो नीचे दिखाया जाएगा, ये है S1, ध्यान रखना। एक मिनट, है कितना, -1, ये S1 है। 2 पर कितना आया, 2 पर ऊपर आया, ऊपर तो आया, कितना आया, +1, ये दूरी 1 है, ये ध्यान रखना, ये S2 है। 3 पर कितना आया, माइनस आया, लेकिन नीचे आया, कितना आया, -1 आया, ये तो आई -1, ये S3 है। 4 पर कितनी आई, फिर प्लस आ गई, लेकिन 1 ही आई, 1 तो आई, ये रही, तो ये हमारी S4 है। तो ऐसा हम देख रहे हैं, अगर S की वैल्यू पूछने लगा कोई तुमसे, SN की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, ऊपर को देखो तो +1 जा रही है, और नीचे को देखो तो -1 जा रही है। इसका मतलब S की जो सीक्वेंस है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्या अनंत क्यों जा रहे हैं, नहीं, जो ऊपर डंडे खींचेंगे इन सबकी ऊंचाई जो होगी 1 ही होगी, और जो नीचे खींचेंगे उनकी -1 होगी। अनंत क्यों कहां जा रहे हैं, तो डाइवर्ज तो नहीं हो रही है, ठीक है। क्या कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज में तो एक निश्चित नंबर की जान चाहिए, लेकिन कभी यहां तो कभी +1 की ओर भाग रहे हैं, कभी -1 की ओर भाग रहे हैं, तो ये ऑक्सीलेटरी है। लेकिन ऑक्सीलेट जो हो रही है, ये दो फाइनाइट नंबरों के बीच में हो रही है या इनफाइनाइट नंबरों के बीच में हो रही है, फाइनाइट नंबरों के बीच में हो रही है, तो ऐसी को बोलते हैं ऑक्सीलेट फाइनाइटली। ये ऑक्सीलेट तो हो रही है, लेकिन फाइनाइटली हो रही है, ऊपर भी 1 जा रही है, नीचे भी -1 जा रही है। और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने ऐसा एग्जांपल आ गया, सीक्वेंस का इसका पेन कलर चेंज कर लेता हूं, SN इक्वल टू आ गया -1 की पावर n इंटू में n, जहां पर n नेचुरल नंबर है। अब इसे बताना, अगर हम इस सीक्वेंस में पहला टर्म देखें तो -1 आएगा, -1 आएगा, दूसरा टर्म +2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर +4 आएगा, फिर -5 आएगा, डॉट 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 डॉट। अब जरा इन्हें दिखाना 1 मिनट के लिए, तो क्या कहोगे, बताओ, तुम बताओ, नहीं क्या कहोगे, ऑक्सीलेटरी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्या बताओगे, ऑक्सीलेटरी, इनफाइनाइटली। चलो चेक करो, n की वैल्यू 1 ली, तो S1 कितना आया, -1, नीचे गया, ये आ गया -1, सही है। 2 पर +2, 2 पर ऊपर गया, लेकिन 2 हो गया, ध्यान रखना। 3 पर -3 हो गया, नीचे चला गया, लेकिन बढ़ गया, -3। 4 पर प्लस गया, लेकिन +4 हुआ, नहीं समझे। 5 पर फिर -के हो गया, लेकिन नीचे और बढ़ गया, नीचे की ओर, ए आ गया, ए यहां पर चला गया, यहां तक, ये रहा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, -5 होगी। अब तुम देख रहे हो ऑक्सीलेट हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, लेकिन एक निश्चित नंबर की ओर नहीं। ऊपर भी जहां को ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो ये ऊंचाई बढ़ती बढ़ती जाएगी, तो प्लस इंफिनिटी ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा -इंफिनिटी। तो ऐसे को बोलते हैं ऑक्सीलेट तो हो रही है, लेकिन इनफाइनाइटली हो रही है, समझ गए तुम। तो ऑक्सीलेट भी 2 तरह की होती हैं, एक फाइनाइटली और एक होती है इनफाइनाइटली। आगे बात समझ में। तो मैंने कुछ ये एग्जांपल्स दे दी हैं, पहले डेफिनेशन नोट करिए, फिर उसके बाद में एग्जांपल नोट कर लेना। 1 मिनट के लिए मैं डेफिनेशन वापस आता हूं वहीं पे, पहले कन्वर्जेंट की डेफिनेशन तुम नोट कर लो। ये तो मैंने तुम्हें वैसे बताया इनका मतलब क्या है ज्योमेट्रिकली, लेकिन वैसे बताता हूं, वो तो डेफिनेशन सिंपल से लिमिट लेके देख लो। अब जैसे ये थी, इसकी लिमिट बताओ क्या आएगी, 0, तो 0 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो कन्वर्जेंट है। इन्हें रटने की बात नहीं है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जैसा कि उसके लिए होता है, सीरीज के लिए पढ़ा तुमने, इनफाइनाइट सीरीज के लिए, बस वही डेफिनेशन है। जैसे तुमने प्रॉपर इंप्रोपर पढ़ा, प्रॉपर इंप्रोपर में क्या है, एरिया पे डिपेंड है, एरिया निश्चित आता है तो कन्वर्जेंट, वो इंटीग्रल। अगर एरिया बहुत बड़ा आता है तो डाइवर्जेंट, वही तो बात आ रही है अभी। तो सेम डेफिनेशन है यहाँ पर, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी कहलाएगी अगर उसकी लिमिट कैसी हो जाए, फाइनाइट। बस ये ध्यान रखो अब चाह क्या रहा है, तो यहाँ पे लिमिट का मतलब ये चाह रहा है कि हम यदि सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएं तो किसी निश्चित नंबर की ओर जा रहे हैं हम, या इनफाइनाइट नंबर की ओर जा रहे हैं, बस ये चेक कर रहे हैं। और इंटीग्रल की बात करते हैं, इंटीग्रल में कन्वर्जेंट क्या करते हैं, उसमें एरिया देखते हैं कि एरिया बहुत छोटा है या बहुत बड़ा आएगा। समझ में आ गई बात तुम्हें, चेक करिए जल्दी से, डेफिनेशन नोट कर लो बस 1 मिनट।
देखो बच्चों, जैसा मैंने एक कन्वर्जेंट लिखवाया है, इसकी ये एग्जांपल दे दी, इसका ये सामने इसका ये चित्र बना दिया, ऐसे ही मैंने सबके चित्र यही बना दिए थे, लेकिन डेफिनेशन में आगे लिखवाऊंगा। अगर तुम्हें लिखनी है तो डेफिनेशन अगली, तो जैसे डाइवर्जेंट लिखोगे तो उसमें ये एग्जाम्पल दे देना, उसमें ये चित्र बन जाएगा, और ऑक्सिलेटरी में ये बन जाएगा। ये तो मैंने वो दिखाया डाइवर्जेंट है ये भी, लेकिन कहां पर, माइनस इन्फिनिटी पर। और ये वाली दिखाई है मैंने, या लिखवा दूं, मैं लिखवा देता हूं, मैं एक मिनट रुक जाओ। कन्वर्जेंट का तो हो गया एग्जाम्पल, ठीक जी। अब डाइवर्जेंट पर जाओ, ये डाइवर्जेंट का है। देखिए अब डाइवर्जेंट पे एग्जाम्पल तो मैं वही लिखनी जो मैंने बताया थी, ये वाली एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल दिए मैंने, एक ऊपर वाली एग्जाम्पल, एक नीचे वाली। इसमें दिखाया मैंने कि ये डाइवर्जेंट है प्लस इन्फिनिटी पर। चेक करिएगा, वैसा बिना चित्र के बनाओ, वैसे लिमिट लो इसमें, इन्फिनिटी पर क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी, तो डाइवर्जेंट हो गई। चित्र नहीं बनाना, ये तो मैं मतलब समझा रहा हूं इनका जो है। नीचे वाली एग्जाम्पल है हमारी माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट, दोनों एग्जाम्पल डाइवर्जेंट की ही हैं। अब देखो नीचे वाली जो एग्जांपल है ये है हमारी माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट। अब लिमिट लो इसकी तो कितनी बैठेगी, माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट है, क्योंकि फैल रही है लेकिन नेगेटिव साइड में। तो अब करेंगे हम ऑक्सिलेटरी की बात। ये लिखिए ऑक्सिलेटरी के बारे में, इफ ए सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेंट और नॉर डाइवर्जेंट इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी। वो तो प्लस इन्फिनिटी पे लिख दिया है, माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज या तो प्लस इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी पे होगी। ना लिखो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बस ये लिख लो, हाँ कन्वर्जेंट, ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो। कुछ बातें मैंने लिखी है नीचे वाली, इनको ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव है। ए बाउंडेड सीक्वेंस, जितनी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं डज नॉट कन्वर्जेंट, लेकिन जो कन्वर्जेंट नहीं होती, बाउंडेड हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो, तो वे हमेशा ऑक्सीलेट करेंगी फाइनाइटली। और दूसरा लिखा, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो और जो डाइवर्जेंट ना हो तो वो भी ऑक्सीलेट करती है इनफाइनाइटली। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, पहले से नोट कर लीजिए एक मिनट के लिए। जो पहली वाली बात लिखी है ध्यान सुनना, बाउंडेड सीक्वेंस और जो कन्वर्ज ना हो तो ऐसी सीक्वेंस ऑक्सीलेट होती है हमेशा फाइनाइटली, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा, अनबाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड ना हो, अनबाउंडेड सीक्वेंस लेकिन वो डाइवर्ज ना हो, फैली हुई ना हो। अनबाउंडेड तो हो वो, लेकिन वो डाइवर्ज ना हो रही हो, ठीक। तो ऐसी हमेशा ऑक्सीलेट होती है इनफाइनाइटली। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दी थी, ये रही, ये वाली एग्जांपल को देखो, ये वाली, ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है, बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसका सुप्रीम क्या बैठेगा, +1, और इन्फीमम बैठ जाएगा -1। तो ये एग्जांपल हमारी बाउंडेड की है, ये बाउंडेड लिख देता हूं मैं, ये बाउंडेड है, बाउंडेड है। जरा लिमिट निकालना, कौन बचाता आएगा, इसकी लिमिट क्या आएगी, एन की दो वैल्यू हैं, या तो -1 है या +1 है। एन जब हमारा ओड है, एन इज ओड तो -1 है, और एन जब हमारा इवन है तो +1 है। एन की वैल्यू 2 है, अगर ये वाली वैल्यू लोगे तो लिमिट आएगी -1, और इसे लोगे एन की वैल्यू तो +1 आएगी, क्योंकि उसमें एन होगा ही नहीं। अगर एन की वैल्यू 1 है और तुमसे कोई कहने का लिमिट लेकर दिखाओ इसकी, तो इसकी लिमिट 1 तो बैठेगी, और एन की वैल्यू यदि -1 हुई तो लिमिट कितनी बैठेगी, अरे -1 बैठेगी। इसका मतलब लिमिट फाइनाइट तो आ रही है लेकिन यूनिक नहीं है, फाइनाइट बट नॉट यूनिक, बट नॉट यूनिक। कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, फाइनाइट तो हो लेकिन वो एक ही आंसर आना चाहिए, तभी तो कहेंगे हम एक नंबर की ओर डाइवर्ज कन्वर्ज हो रही है, तो एक यूनिक नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मैंने ये क्या लिखवाया था अभी नोट में, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और वो कन्वर्जेंट भी नहीं है, बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, तो फिर समझाओ वो 100% ऑक्सीलेटरी है।
और ऑक्सीलेटरी भी कैसी है, फाइनाइटली है। तो देखो ये तो दिखाया मैंने, ये ऊपर जा रही है +1 की ओर और नीचे जा रहा है बार बार -1 की ओर। तो ये ऑक्सीलेट हो रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही, किसी एक नंबर पर जा रही। या तो नीचे वाला पोर्शन खत्म हो जाता, तो सारे किस नंबर की तरफ को भाग रहे हैं, 1 की ओर भाग रहे हैं, चाहे कहीं भी पहुंच जाए तुम, हमेशा 1 की ओर जाते तो कन्वर्ज हो जाती। लेकिन यहां तो कुछ कभी ऊपर कभी नीचे है, तो इसका कन्वर्जन तो है ही नहीं है, क्योंकि दो नंबरों की तरफ भाग रही है, एक भाग रही है +1 की ओर और एक जा रही है -1 की ओर। सही है, तो ऑक्सीलेटरी नहीं है ये, वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये ऑक्सीलेटरी है। और ऑक्सीलेटरी भी कैसी है, फाइनाइटली, क्योंकि फाइनाइट नंबर की ओर जा रही दोनों तरफ। समझ में आ गया बात? तो नोट नंबर बनता, तो उसी पर ये एग्जांपल है, नोट करिए इसे। देखो बच्चों एक बात सोचो, मान लीजिए कोई कमरा है, उस कमरे का ये फर्श है, कमरे का फर्श है, दीवार भी होंगी यहाँ खड़ी हुई, ऐसे इधर भी होंगी, चारों दीवार होंगी। अब यहाँ कोई बच्चा तुमने बैठा दिया, छोटा सा बच्चा, ठीक है, गेट बंद कर दिए। अब वो बच्चा कभी इधर को भागेगा कभी इधर को भागेगा, तो बाउंड है वो, क्योंकि उसे पता इस कमरे की लंबाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि 1 मिनट के लिए ये 4 मीटर है, ये यहाँ पर ओरिजिन है, और ये x की वैल्यू यहाँ पर होगी 4, यहाँ पर x की वैल्यू होगी 0। तो हमें इतना कंफर्म हो गया कि ये बच्चा 0 और 4 के बीच में रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाना कहीं भी, जो कमरे के अंदर बंद है। तो बाउंडेड हो गया, बाउंड हो गया बच्चा, ठीक है। तो ऑक्सीलेट कर रहा है, कन्वर्ज होगा ये, जब ये चारों को भागेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो ऑक्सीलेट करेगा, लेकिन किसी निश्चित नंबर की ओर करेगा या अनंत की ओर करेगा? भला अनंत तक कैसा ऑक्सीलेट कर सकता है? हाँ, तो एक निश्चित नंबर की ओर ऑक्सीलेट करेगा, तो उसे कहा जाता है ऑक्सीलेट, लेकिन फाइनाइटली। दोनों साइड में जा रहा है वो, लेकिन फाइनाइट नंबर की ओर जा रहा है। समझ में आ गया बात तुम्हें? और जो ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली होता है वो बाउंडेड तो हो नहीं सकती, अगर वो बाउंड हो जाएगी तो ऑक्सीलेट इनफाइनाइट तक कैसे जाएगी बोला वो? तो इसलिए सेकंड नंबर में क्या लिखवाया गया था, वो अनबाउंडेड होनी चाहिए, लेकिन वो डाइवर्जेंट ना होना, किसी एक नंबर की ओर ना जा रही हो, लेकिन हो अनबाउंडेड। अब ये सीक्वेंस देखो, क्या ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है? हाँ, ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है। इसका सुप्रीमम नहीं ढूंढ सकते तुम, ना इसका इंक्रीमेंट ढूंढ सकते, क्योंकि 2 4 6 8 ऐसे बढ़ता ही जाएगा, तो ये अनबाउंडेड है। सही है, और ये डाइवर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि डाइवर्ज जो होती है वो एक नंबर की ओर होगी, या तो प्लस इन्फिनिटी की ओर होगी डाइवर्ज, या माइनस इन्फिनिटी की ओर होगी। लेकिन ये तो दोनों तरफ जा रही है, ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, इसका मतलब ऑक्सीलेट हो रही है। लेकिन ऑक्सीलेट कैस किसी ओर हो रही है, एक निश्चित नंबर की ओर नहीं। आगे बढ़ते जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी की ओर ऊपर जाएगी और माइनस इन्फिनिटी नीचे की ओर जाएगी। तो ये ऑक्सीलेट हो रही है इनफाइनाइटली, तो इसलिए नोट लिखवाया था। अगर कोई सीक्वेंस तुम्हें दिखाई दे जाए वो बाउंड नहीं है, अनबाउंडेड है, और वो डाइवर्जेंट भी नहीं है, तो फिर 100% वो ऑक्सीलेटरी है, और वो भी इनफाइनाइटली। सही है, तो ये एग्जांपल नंबर 2 डालिए, इसे नोट कर लीजिए, तो तुम्हें ये नोट नंबर 2 बता देगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, और इसका ये बना लेना। देखिए हमने ये एग्जांपल कंसीडर करी, सीक्वेंस SN बराबर इतने, और इसको हमने यहाँ पर दिखा भी दिया, 1 रखने पर 1 आया, 2 रखने पर 1/2, 3 रखने पर 1/3, और यहाँ जाएगा 1/4, ऐसे ही कम होते हुए चले जाएंगे। और हमें पता है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो एप्सिलॉन डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो SN में से 0 घटाओ और लेस देन क्या लो, एप्सिलॉन, तो तब तुम्हें एक ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, m पॉजिटिव नंबर बोल दो या नेचुरल नंबर बोल दो, m मिल जाएगा सच दैट, कैसा, ऐसा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब क्या है इसका, सही से समझो कि इस सीक्वेंस के बहुत सारे पद ऐसे होंगे जो इस नंबर से कम आएंगे। अब मैंने यहां पे कहा वही एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने 1/10 ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, SN - 0 की वैल्यू लेस देन 1/10। तो तुम मुझे बताओ m की वैल्यू क्या लूं? मतलब इसका मतलब यह है कि सीक्वेंस से कौन कौन से पद ऐसे हैं जो 1/10 से कम हैं, वो बताओ। तो 1/10 से कम कौन कौन से हैं, 11 वाले, तो यहां पर m की वैल्यू क्या हो गई, 11। सही है, तो वो कह रहा है कि 100% ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा तुम्हें जिससे जिससे बड़ा n की वैल्यू लोगे तो वे सारे पद उस सीक्वेंस के इस नंबर से कम होंगे। लेकिन क्या ये बात सभी एप्सिलॉन के लिए सही होगी? अगर किसी ने एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए 1/20 डाल दी, तो क्या तुम ये बता पाओगे फिर m कितना लेना चाहिए, मतलब कितने पद ऐसे होंगे जो इससे कम होंगे? तो एक बात सोचो, 1/20 मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर बैठ रहा 1/20, ये 1/20, तो इससे आगे के पद, इससे आगे पद होंगे भी नहीं होंगे? होंगे।
क्योंकि ये तो कहां तक जा रही है, 0 तक जा रही है, तो इनफाइनाइट टर्म होंगे। तो कौन से टर्म होंगे, तो तुम क्या होगे, ये वाली बात सही हो जाएगी, n ग्रेटर इक्वल टू 21 से बड़ी, तो m का मान 20 ले लो। तो वो यही कह रहा है कि भाई मैं एप्सिलॉन की जगह कुछ भी डाल दूं, तो क्या तुम ऐसा m ढूंढ पाओगे जिससे कि ये कंडीशन सही हो जाए। तो हम कह रहे हैं हाँ मिलेगी। अगर ये कन्वर्जेंट है 0 पर, तो इसका मतलब सारे पद आगे को कहां भाग रहे होंगे, 0 को भाग रहे होंगे। तो एप्सिलॉन की वजह तुम कुछ भी डाल देना, तो हम जरूर बता सकते हैं कि कौन कौन से पद ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू इससे कमी आएगी। अभी समझ में नहीं आई तुम्हें, और देख लीजिए, मतलब ये एप्सिलॉन की वैल्यू जो कुछ भी डाल लीजिए तो सबके लिए तुम बता सको। अगर मान लीजिए किसने एप्सिलॉन की वैल्यू 1 मिनट के लिए यहां पर 1 बाई, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 1/7 डाल दी, तो अब बताना कौन कौन से पद ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 1/7 से कम आएगी। हाँ, तो यहां पर कह सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 8। सही है, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा ना। चलो मैं बताता हूं तुम्हें। किसने कहा एप्सिलॉन की वैल्यू 1/27 डाल दी। अब बताइए कौन कौन से पद ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो बताता हूं मैं कैसे। एसएन की वैल्यू खोलो ना, एसएन की वैल्यू कितनी थी, 1/n थी, तो यहाँ 1/n-0 रखो, 1/27। यहाँ कितना बच गया, 1/n, सॉरी एक मिनट, यहाँ क्या आ गया 1/27, गलत हो गया। ठीक, n को उधर जाओ, अभी चल जाएगा पता, n उधर जाएगा 27 इधर जाएगा, तो n की वैल्यू कैसे चाहिए, 27 से बड़ी रखो। नहीं समझे, तो n की वैल्यू क्या रखो, 27 से बड़ी, 28 रखो, 29 रखो, 100% ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब m तुमने क्या ढूंढ के दिखाया, 28। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से पद हैं सीक्वेंस के, 28 वाला, 29 वाला, 30 वाला, 31 वाला, सारे पद ऐसे होंगे जिनका डिफरेंस 0 में से घटाओगे तो 1/27 से कम ही आएगा। तो हमें ये m ढूंढ के दिखाना पड़ता है। क्या m ऐसा मिलेगा, कहने का मतलब ऐसे पद होंगे सीक्वेंस के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, चाहे एप्सिलॉन की वैल्यू हम कुछ भी ले लें। देखो यहां पर तुम्हें बड़ा जोर लगाना पड़ा ऊपर वाले में, और बताता हूं मैं, और आसान सा देता हूं मैं, सोच के बताना। किसने कहा सीक्वेंस Sn बराबर ये है 2n + 1/2n - के 1, बताओ कन्वर्जेंट है या नहीं है। सिंपल सी लिमिट लेकर देख लो। अरे ये तो मैं बहुत मुश्किल चीज बता रहा हूं तुम्हें, लेकिन सिंपल सी लिमिट लेकर देखो ना, तो 2n + 1/2n - 1 की लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब ये 1 पर कन्वर्जेंट है। तो फिर डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता होगा, जो डेफिनेशन लिखवाई तुम्हें। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि Sn में से 1 घटाओ तो ये वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ये तो बात है। ठीक, अब हमसे पूछता है कोई, भाई मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए 1 मिनट के लिए 1/2 ले ली। अब तुम मुझे बताओ सीक्वेंस में कौन कौन से पद ऐसे हैं जो इस 1 में से घटा में और 1/2 से कम आवे, बताओ कौन कौन से पद हैं, m ढूंढ के दिखाओ। तो मैंने अभी तो बताया तुम्हें, एक काम करो ना, Sn की वैल्यू खोल दो, Sn की वैल्यू खोल दो। यहाँ पर Sn की वैल्यू कितनी है, 2n + 1/2n - 1 और -1 और लेस देन कितना 1/2। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 2n - 1, 2n + 1 माइनस के 2n प्लस के 1, ये ऐसा कट गया, लेस देन 1/2 कितना बच गया ऊपर, 2/2n - 1, यहाँ मोड लगा लो, लेस देन 1/2, यही तो है। अब बताइए यहाँ पर मोड n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, ये तो होती है। ठीक बात, अब यहाँ पर देखना n की वैल्यू मैंने 1 रखी है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, 2 रखने पर पॉजिटिव आएगा, तो मोड लगाने का कोई औचित्य नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इधर गया तो यहाँ कितना आ गया 2n - 1, इसका मतलब 2n - 1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 4 से, या 2n बड़ा होना चाहिए 5 से, 1 को इधर ले गया मैं, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू ले 5/2, 1 मिनट, 5/2 से बड़ी, लेकिन लेना तो हमें पॉजिटिव इंटीजर है, तो 5/2 कितना होता है, लगभग 2.5 होता है, तो इससे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर बताओ क्या होगा, n की वैल्यू 3 ले लो। नहीं समझे, इसका मतलब इस सीक्वेंस का S3 वाला टर्म, S4 वाला टर्म, उसके बाद के सारे टर्म जो भी हैं वो 100% इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। इस कंडीशन को चेक करके दिखाओ एक बार को। तुमने कहा अभी S3 वाला, n बराबर 3 लिया ना, 3 या 3 से बड़े, तो इसका मतलब S3 वाला भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जरा देखें हम एक बार को, इसका मतलब S3 - 1 करने पर 1/2 से कम आना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। जरा देखना S3 कितना निकलेगा, Sn ये है तुम्हारा ये, तो इसमें 3 रखने रहा, 7 अपॉन कितना आ गया
5 और -1 करियो, एलसीएम लियो, कितना आ जाएगा 2/5, 2/5 1/2 से कम आएगा, चेक करके देख लो भाई 2/5 और 1/2 में बड़ा कौन सा, यहाँ 4 जाएगा यहाँ 5 जाएगा, तो यही तो बड़ा आया, तो कंडीशन सही तो है। अब मैं ये नहीं करा S3 नहीं, हमने ये सिद्ध करा है 3 और 3 से बड़े वाले सारे पद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तुम अब n की जगह 25 ले लो तब भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब S5 में से S25 में से किसको घटाओगे तुम 1 को, तो भी ये वैल्यू 1/2 से कम ही आएगी। समझ में आ गई बात तुम्हें, ये है डेफिनेशन इसकी। तो डेफिनेशन से क्वेश्चन कोई नहीं करता, लेकिन कभी कभी वो भूल है वो, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर 1/5 डाल दी, तो बताइए ना कौन कौन से पद इसके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो तुम्हें ऐसे ही करना जैसा मैंने कहा 1/5 डाल के और सोल्व कर दो, n की वैल्यू निकाल दो। समझ में आ गए तुम्हें, अरे ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे, ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्वेश्चन है इस टाइप का जो है। एक मिनट, चलो मजबूरी हुई, देखिए हाँ ये सीक्वेंस हमें पता है कि 0 पर कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस 0 पर कन्वर्जेंट है, तो डेफिनेशन के अनुसार ये ऐसा होना चाहिए, Sn में से 0 कम करें तो वो किसी नंबर से कम आना चाहिए, ठीक है। तो हमें वो बताना होता है कि भाई कौन कौन से वो सीक्वेंस के पद हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, m ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सारे पद भी सेटिस्फाई कर जाए तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर तुमने m की वैल्यू 1 ढूंढ दी तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 से बड़े सारे पद इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो तुम्हें m बताना होता है। तो हमने कहा भाई यदि हम इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी डाल दें, इतनी डाल दें, तो क्या इस सीक्वेंस में ऐसे भी पद हैं जिनका डिफरेंस ये वाला 0 से घटाएं तो ये वाला डिफरेंस जो है इससे भी कम आ जाए, क्या ऐसे नंबर हो सकते हैं इस सीक्वेंस के अंदर, ये देखना हमें। तो हम कह रहे हैं कि इतना गहराई में क्यों सोचते हो तुम, नंबर तो ढूंढने, Sn की वैल्यू खोल लो 1/n करके, ऐसा सोल्व कर लो, अभी चल जाएगा पता, सही है। ये यहां देखियो, अगर मैं कहूं एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2.1 है तो लगभग 10/21 है, तो 10/21 एप्सिलॉन को इधर दिखाओ, इधर तो कितनी जाएगी, लगभग 1 से कम या 1/2 से कम जाएगी, ये वैल्यू अंदाज लगाओ, वैसी 1/2 से कम जाएगी, मतलब यहां पे एक बार को एप्सिलॉन यहां दिखा लो, जो तुमने लिया है एप्सिलॉन वो लिया है तुमने 10/21 लिया है, ठीक है। और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस के पैरेलल या एन के पैरेलल, ये हमारा एप्सिलॉन है। अब इसके नीचे जहां के देखो, इसके नीचे जहां के देखो कितने पद ऐसे हैं जो जिनकी वैल्यू इससे इस डंडी से नीचे आ रही है, बताओ कौन कौन से आ रहे हैं, 1/3 1/4 इसके बाद वाले, तो इसका मतलब जो बाद वाले सारे टर्म्स हैं ये इस नंबर से नीचे ही तो हैं, तो ऐसा मिल रहा है, नहीं समझे। और किसी ने मान लीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू और कम डाल दी, तो मान लीजिए किसी ने एप्सिलॉन की वैल्यू यहां खींच दी तो इतनी कम डाल दी, तो क्या इसमें भी ऐसे मिल सकते हैं, हाँ मिल जाएंगे, जो इससे नीचे वाले होंगे, जो इससे नीचे वाले होंगे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो क्या मैं एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी भी कम ले लूं कितनी भी ज्यादा ले लूं मिल जाएंगे, हाँ एप्सिलॉन की वैल्यू 50 ले लो तुम, ये तुमने 50 डाल दी, एप्सिलॉन की वैल्यू ये 50, तो बताइए इस डंडी से नीचे कितने हैं, पूरी सीक्वेंस नीचे है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे हैं। इन्हें समझ में नहीं आया बात, तो वो यही कह रहा कि मैं एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी डाल दूं तो क्या तुम देख रहे हो इस सीक्वेंस के बहुत सारे पद या कुछ पद ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, इससे कम आए, तो हम कह रहे हैं हाँ होंगे, चाहे एप्सिलॉन तुम कुछ भी डाल लेना, क्योंकि ये घट नीचे जा रही है, 0 तक टेंस कर रही है। अब भी समझ में नहीं आया तुम्हें, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, आगे ना बात करें, चलो अब तो कोर्स पूरा हो गया वहां पर ना,